नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एग्जाम वाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं पेडागॉजी सीरीज के अंतर्गत भाग नंबर 7, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं, जो निश्चित रूप से आपको पसंद आएंगे और आगामी परीक्षाओं में आपको महत्वपूर्ण साबित होंगे आपकी सफलता में। तो दोस्तों, अगर पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कर दें या डिसलाइक करें। साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें वीडियो को, और अगर पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। साथ ही कमेंट में ज़रूर लिखें आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हम उसी तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। प्रश्न को पहले समझ लें। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 आवृत्ति बहुभुज, ऑप्शन 2 स्तंभाकृति, ऑप्शन 3 संचय आवृत्ति, ऑप्शन 4 है रेखा चित्र। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उसको स्तंभाकृति कहते हैं। यानी सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे स्तंभाकृति कहा जाता है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे स्तंभाकृति कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की, हमारे जो शारीरिक विकास है उसकी किस अवस्था में बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है। ऑप्शन 1 शैशवावस्था, ऑप्शन 2 बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 किशोरावस्था या ऑप्शन 4 प्रौढ़ावस्था। तो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा हमारी बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास बाल्यावस्था में होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड में बालकों में मानसिक विकास की गति तेजी से होता है और परवर्ती किशोरावस्था आते आते यानी 19 से 20 साल की उम्र तक यह काफ़ी धीमा हो जाता है। बुद्धि का मैक्सिमम विकास जो है अर्ली चाइल्डहुड में होता है, लेकिन 19 से 20 साल की आते आते यह धीमी गति ले लेता है, बहुत ज़्यादा धीमी गति इसकी हो जाती है बुद्धि के विकास की। अगला प्रश्न है, शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है। यानी जो शिशु होता है, मानव शिशु होता है, उसका अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है। ऑप्शन 1 नैतिकता पर, ऑप्शन 2 मूल प्रवृत्ति पर, ऑप्शन 3 वास्तविकता पर, ऑप्शन 4 ध्यान पर। तो सही उत्तर है मूल प्रवृत्ति पर किसी भी शिशु का अधिकांश व्यवहार निर्भर करता है। शैशवावस्था यानी बालक का जो शैशवावस्था में निर्माण काल कहा जाता है, शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे की बुद्धि का विकास होता है। इसे सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे रोना, हंसना, अपने आप से प्रेम करना, स्वप्रेम की भावना आदि। यह अवस्था बालक की संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है, यानी जो आने वाला फ्यूचर है उसको पूर्ण रूप से प्रभावित करती है ये। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार कहा है, यानी आधारशिला जो है मानव जीवन की वो शैशवावस्था में ही रखी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 अंतर्दृष्टि यानी सूझ के द्वारा, अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था। ऑप्शन 1 वनमानुषों पर, ऑप्शन 2 कुत्ते पर, ऑप्शन 2 3 बिल्ली पर, ऑप्शन 4 चूहों पर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने वनमानुषों पर आजमाया था। एक केले का प्रयोग करके वनमानुषों पर अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था।
इसकी व्याख्या को हम इस प्रकार देख सकते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय जर्मनी के मनोवैज्ञानिक उल्फगंग कोहलर को दिया जाता है। कोहलर का पूरा नाम क्या है? उल्फगंग कोहलर, जिसने अपनी पुस्तक मेंटालिटी ऑफ एपीज में 1925 में लिखा था। कोहलर ने झूठ के सिद्धांत का प्रयोग वन मानुस या सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किए थे। यानी जो कोहलर ने अपने प्रयोग किए थे, उस वनमानुष का नाम क्या था? चिंपैंजी, सुल्तान चिंपैंजी। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होती है, सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होता है। कोहलर ने कहा था कि कल्पना जितनी अधिक होती है या अधिक होगी, सूझ यानी अंतर्दृष्टि की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। अगला प्रश्न है इसका, यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च हों। क्या उच्च हों? नंबर 1 अध्ययन के गुण, सृजनशीलता, नंबर 3 विश्लेषण करने की क्षमता, नंबर 4 अच्छे अंक प्राप्त करने की क्षमता। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सृजनशीलता। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में सृजनशीलता भी उच्च ही होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता बुद्धि कहा जाता है। यानी बुद्धि को ही इंटेलिजेंसी को ही किसी भी समस्या का पूर्ण हल ढूंढने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जबकि नवीन उत्पाद एवं नवीन खोज करने की क्षमता को सृजनशीलता कहा जाता है। अतः बुद्धि लब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन किया जा सकता है तथा यह निश्चित नहीं हो सकता कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक सृजनशीलता में भी उच्च ही होंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम में किस प्रभाव का नियम दिया था? अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? ऑप्शन 1 स्किनर ने, ऑप्शन 2 पावलाव ने, ऑप्शन 3 वाटसन ने या थॉर्नडाइक ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अधिगम में यानी लर्निंग में प्रभाव का नियम का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था और उनके अनुसार थॉर्नडाइक ने अधिगम सीखने की मुख्य 3 नियम दिए थे। ऑप्शन 1 है तत्परता का नियम, ऑप्शन 2 प्रभाव का नियम। ये ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। प्रभाव के नियम के अनुसार उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है एवं असंतोष उत्पन्न होने पर उस कार्य को नहीं करना चाहता। इसके अलावा प्रभाव के नियम को अध्यापक द्वारा कक्षा में लागू करने के लिए मुख्यतः 2 कार्य किए जा सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ऑप्शन 1 शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते समय बालकों को उत्साह बढ़ाना चाहिए। यानी जब शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को शिक्षित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उस समय बच्चों को या छात्रों को उत्साहित करना चाहिए, उनके उत्साह को बढ़ाना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है। यानी अगला जो प्रकार है वो शिक्षक को चाहिए कि पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करे कलात्मक ढंग से, ताकि उन्हें यानी छात्रों को अधिगम के प्रति रुचि बढ़ सके या रुचि उत्पन्न हो सके और अधिगम एक अधिकतम सीमा तक प्राप्त किया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता किस विधि का उपयोग? ऑप्शन 1 तार्किक विधि, ऑप्शन 2
प्रत्याह्वान विधि, ऑप्शन 3 पहचान विधि, ऑप्शन 4 पुनः सीखने वाली विधि। तो सही उत्तर है तार्किक विधि का जो प्रयोग है स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। तार्किक यानी जो तर्क देने वाली विधि है उसका प्रयोग करके स्मृति को नहीं माप सकते, जबकि प्रत्याह्वान विधि, पहचान विधि या पुनः सीखने वाली विधि के द्वारा स्मृति के मापन को किया जा सकता है। स्मृति वह भंडार क्षमता है या एक स्टोरेज है जहां पर पूर्व की विषय वस्तुओं को याददाश्त के रूप में संचित किया जाता है। स्मृति वह भंडारण क्षमता है जहां पर पूर्व की विषय वस्तु को याददाश्त के रूप में संरक्षित या संचित किया जाता है एवं आवश्यकता अनुसार उसे तत्कालीन परिस्थितियों में याद किया जाता है या इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 हॉल्ट्जमैन, ऑप्शन 2 साइमंड, ऑप्शन 3 मरे, ऑप्शन 4 ब्लैक। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मरे के द्वारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT का विकास किया गया था। उन्होंने यानी मरे ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का व्यक्तित्व को मापने का एक परीक्षण है। इस परीक्षण का विकास वर्ष 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक ASA मूरे द्वारा किया गया था। TAT परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। TAT में कितने कार्डों का इस्तेमाल किया जाता है? 31 कार्डों का इस्तेमाल, जिसमें एक कार्ड सादा रहता है। अब इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि TAT परीक्षण में जितने कार्ड इस्तेमाल होते हैं उनमें कितने कार्ड सादा होते हैं। तो एक कार्ड सादा होता है। परीक्षण के समय एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग किया जा सकता है। ये भी है कि यहाँ प्रश्न बन जाता है एक व्यक्ति पर कितने अधिकतम कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम संख्या होगी 20। प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग विषयों पर अलग अलग चित्र बने होते हैं। प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग विषय होंगे, डिफरेंट विषय या टॉपिक्स पर, और अलग अलग चित्र बने होते हैं। प्रत्येक कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर 5 मिनट में कहानी बनानी होती है। यानी जिस व्यक्ति के सामने वो कार्ड प्रस्तुत किए जाते हैं उस व्यक्ति को उन कार्डों को देखकर एक तार्किक और क्रमिक कहानी बनानी होती है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है। ऑप्शन 1 शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन 2 विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन 3 क्रिया केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन 4 बाल केंद्रित शिक्षा। तो सबसे सटीक जो उत्तर है वो है बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान कहता है कि जो बच्चों को हम शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं वह बाल केंद्रित होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। इसके अनुसार मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों के या छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है। शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्रों के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं ताकि छात्र सहजतापूर्वक, सरलतापूर्वक अधिगम कर सकें, सीख सकें, लर्निंग कर सकें। भाग नंबर 8 का भाग नंबर 7 का ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 वर्गीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन 2 निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन 3 समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन 4 व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो सही उत्तर है वर्गीकरण का जो सिद्धांत होता है वो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं होता।
जबकि निरंतरता, समन्वय और व्यक्तिकता का सिद्धांत जो है विकास और वृद्धि से संबंधित होते हैं। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। वृद्धि एवं विकास सतत चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। विकास के सिद्धांत निम्नवत हैं जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऑप्शन 1 निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन 2 समन्वयता का सिद्धांत यानी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन 3 व्यक्तिकता का सिद्धांत, ऑप्शन 4 वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन 5 विकास क्रम का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत नहीं होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे जो अत्यंत महत्वपूर्ण थे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। साथ ही कमेंट में लिख भेजें आप कहां से और किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।